इंग्लिश विद योगेंद्र परिवार के सभी सदस्यों को जय हिंद। आज का दिन अनौपचारिक संवाद का दिन, और अनौपचारिक संवाद में हम इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं जो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हो, जो हमारे लिए मोटिव का काम करें। मैं कोई बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, परंतु अपने निजी जीवन में जिन चीज़ों से मैंने मोटिव महसूस किया है उन अनुभवों को केवल आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। हम बहुत ही हर्ष का विषय है कि हम आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं, और भारत देश के बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा भी है, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। यानी कि यूनान एक विश्व के अंदर एक संस्कृति थी जिसके बारे में कहा जाता है कि जब उसकी यूनान के सैनिक जब पदाघात करते थे तो यह धरती कांपने लगती थी। यानी कि विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेना जो थी वो यूनान के पास थी, परंतु आज वो यूनानी संस्कृति विश्व में कहीं भी नहीं दिखती है। जमीन वही है, लोग वही है, परंतु संस्कृति समाप्त हो चुकी है। रोम की संस्कृति के बारे में कहते हैं कि ऐसी कोई उपभोग्य वस्तु नहीं थी जिस पर रोम की ध्वजा नहीं फहराती हो, यानी कि सबसे धनाढ्य संस्कृति थी रोम की संस्कृति, वो भी आज विश्व से समाप्त हो चुकी है। ऐसे ही मिस्र की संस्कृति के बारे में कहा जाता है, और मिस्र की संस्कृति के बारे में क्या कहूँ, विश्व के अजूबों में आज मिस्र के पिरामिड शामिल है। तो कितनी उन्नत संस्कृति रही होगी वो, उसके बारे में आप अनुमान लगा सकते हैं, परंतु आज वो संस्कृति विश्व में कहीं भी नहीं दिखती। उसके बाद कवि कहता है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो वो क्या बात है? आज आज़ादी का 75वां वर्ष हम मना रहे हैं, परंतु हमें उन बातों के बारे में भी विचार करना चाहिए कि वो कौन सी बातें हैं जिसके कारण हमारी हस्ती विश्व के अंदर नहीं मिटी। आज भी हम अपने स्व को धारण किए हुए विश्व के सम्मुख खड़े हुए हैं। तो उन बातों पर हम विचार करेंगे, और उन बातों में जो जो लोग आने वाले हैं निश्चित रूप से वो मेरे जीवन में तो मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं और भविष्य में भी रहेंगे, और आज भी वो हमको मोटिव देते हैं। जैसे बचपन में मैंने एक गीत पढ़ा था कि पुरुष की वीरता को झेलम तू ही बता दे, यूनान का सिकंदर था तेरे तट पे हारा। तो झेलम नदी के तट पर राजा पुरु ने अपनी इस भारत भूमि के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ करते हुए सिकंदर की सेना से युद्ध किया था। गीत में जो कहा गया है कि यूनान का सिकंदर था तेरे तट पे हारा, पर सिकंदर उस युद्ध में विजयी हुआ था, हारा नहीं था। परंतु सिकंदर की जो सेना थी उसका आत्मविश्वास उस युद्ध में डिग गया था, कमजोर हो गया था, और उस झेलम नदी के तट से सिकंदर वापस अपने देश को लौट जाता है। और हमें इतिहास में कहा जाता है कि जो जीता वही सिकंदर, जो भारत को कभी जीत ही नहीं पाया। हमें उस चाणक्य को याद करना पड़ेगा जिसने, जो इस भारत देश के सबसे बड़े साम्राज्य में मंत्री था, परंतु एक झोंपड़ी में रहता था, और उसकी झोंपड़ी में 2 दीपक जलते थे। जब राज्य का कार्य कर रहा होता है तो राज्य का तेल उसमें जलाता था, और जब अपना निजी कोई कार्य कर रहा होता है तो फिर अपने निजी तेल वाला दीपक, जो दीपक पहले से जल रहा होता था उसको बुझा करके अपना दीपक जलाता था। जो सबसे बड़े साम्राज्य का मंत्री, इतना उत्कृष्ट चरित्र, और भारत में चरित्र की पूजा होती है। यहाँ कैरियर के साथ चरित्र भी आवश्यक है, इसीलिए भारत में कहा जाता है वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो भारत तो चरित्र को पूजने वाला देश रहा है, तो यहाँ सफलता के साथ कैरियर के साथ चरित्र भी उत्कृष्ट चाहिए। इसलिए उस चाणक्य को हमें ध्यान करना पड़ेगा। जब इस देश को आवश्यकता हुई तो सत्ता के मद में मदमस्त घनानंदों को सत्ता से पच्यूत करके चंद्रगुप्त का जिन्होंने निर्माण किया। हमें उस यशोधर्मा को जानना पड़ेगा आज़ादी के 75वें वर्ष में, जिसने हूण जाति, जो इस विश्व में एक सबसे बर्बर, सबसे क्रूर जाति के रूप में फेमस थी, प्रसिद्ध थी, जो जिस गांव से निकलते थे उस गांव के 6 माह के बच्चे को भी कत्ल कर देते, इतनी क्रूर जाति थी। जो नरमुंडों में शराब पिया करते थे, जो नरमुंडों की माला बना करके पहना करते थे, ऐसे होणों को यशोधर्मा भारत देश के अंदर एक राजा हुआ जिसने मार करके भगाए। हमें उस महाराणा प्रताप को याद करना पड़ेगा जिसने घास की रोटियां खाना स्वीकार किया, परंतु सोने और चांदी के बर्तनों में, संधि के आधार पर प्राप्त उन सोने चांदी के बर्तनों में भोजन स्वीकार नहीं किया जिनसे परतंत्रता की बू आती हो। हमें उस शिवाजी को याद करना पड़ेगा जिन्होंने हमें सिखाया कि न्यूनतम संसाधन में वेल मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। बिल्कुल मुट्ठी भर सैनिकों के साथ दिल्ली सल्तनत के सबसे बड़े शहंशाह जिसके पास लाखों की सेना थी,
20 वर्षों तक मुट्ठियां बीजते रह गया पर दक्षिण में अपना विस्तार नहीं कर पाया। वो भी हमारे प्रेरणा स्रोत। न्यूनतम संसाधन में अधिकतम आउटपुट कैसे ला सकते हैं, ये शिवाजी से हमें सीखना पड़ेगा। हमें उस मंगल पांडे को ध्यान करना पड़ेगा जो आज़ादी का पहला हीरो है, जो मेरठ छावनी से 1857 की क्रांति को प्रारंभ करता। हमें उन लाखों क्रांतिवीरों को याद करना पड़ेगा जिन्होंने 15 अगस्त 1947 का दिन हमारे जीवन में हमने जिनके कारण देखा है। हमें उस भगत सिंह को याद करना पड़ेगा जिन्होंने कहा था क्रांति की बलिवेदी पर रक्त बहाना अनिवार्य हो जाता है। हमें काकोरी कांड के उस महानायक को याद करना पड़ेगा, राम प्रसाद बिस्मिल, जिसको अंग्रेजों ने कहा था कि पंडित जी एक बार माफ़ी मांग लीजिए, आपकी फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल देंगे। तो राम प्रसाद बिस्मिल थोड़ी देर विचार करते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं, ये तो घाटे का सौदा है। अंग्रेज हतप्रभ हो जाते हैं कि पंडित जी किस प्रकार से घाटे का सौदा है। तो राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं कि आप मुझे फांसी नहीं दोगे और उम्र कैद दोगे तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, शरीर बीमार हो जाएगा, और उसके पश्चात जब आप मुझे छोड़ोगे तो ये शरीर इस मातृभूमि की सेवा नहीं कर पाएगा। परंतु तुम यदि मुझे आज फांसी पर चढ़ाते हो तो कल से मैं फिर से पुनर्जन्म लूंगा और 15-20 वर्ष की अवधि में फिर से इस मातृभूमि की सेवा में लग जाऊंगा। इतने उत्कृष्ट बलिदान इस भारत भूमि पर हुए हैं, तब जाके हमारे जीवन में 15 अगस्त 1947 आया है। हमें उस खुदीराम बोस को याद करना पड़ेगा जो सबसे कम उम्र का क्रांतिकारी था। हमें उस उधम सिंह को याद करना पड़ेगा जिसने जलियांवाला बाग कांड जो जनरल डायर ने किया था उससे लंदन जाकर के बदला लिया था, और भारत की पहली सर्जिकल स्ट्राइक हम उसको कह सकते हैं। तो आज़ादी के इस 75 वर्ष में प्रत्येक रविवार को हम एक क्रांतिवीर के बारे में बात करेंगे, और क्रांतिवीरों की ये मैराथन सीरीज पूरे वर्ष भर चलने वाली है, जो निश्चित रूप से हमें कहीं न कहीं जिस कार्य में हम लगे हुए हैं उसमें भी हमें प्रेरणा देते रहेंगे। अगले रविवार से हम बिल्कुल नियमित रूप से एक क्रांतिवीर के बारे में बातचीत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।